साल 2021 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफरा तफरी मची हुई थी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने तेजी से सत्ता पर कब्जा जमा लिया। 20 साल तक चले युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के बाद एक बार फिर वही ताकत अफगानिस्तान पर लौट आई, जिसे कभी दुनिया के अधिकांश देशों ने आतंकवादी शासन कहा था। उस वक्त भारत ने भी अपनी राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास को सीमित कर दिया, अपने राजनयिकों को निकाल लिया और सुरक्षा के चलते काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया। लेकिन वक्त बदला है और जब बात भारत की रणनीति की आती है तो वह हमेशा दूरगामी सोच पर आधारित होती है। अब 4 साल बाद वही अफगानिस्तान, वही तालिबान, लेकिन एक अलग कहानी, एक ऐसी कहानी जहां तालिबान खुद भारत में अपने राजनयिक भेजने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, दिल्ली में तालिबान के पहले आधिकारिक प्रतिनिधि की नियुक्ति इसी महीने होने जा रही है और इसे दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह खबर छोटी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से भारत की रणनीतिक सोच में एक केंद्रीय बिंदु रहा है। चाहे वो मध्य एशिया से जुड़ाव की बात हो, पाकिस्तान को घेरने की बात हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ साझाहित। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत अब तालिबान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने जा रहा है या यह सिर्फ एक व्यवहारिक कूटनीति है। तो चलिए आइए जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता दशकों पुराना है। 1960 और 70 के दशक में जब अफगानिस्तान सोवियत प्रभाव में था, भारत वहां का भरोसेमंद साझेदार था। दिल्ली और काबुल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग गहरा था। लेकिन 1979 में सोवियत आक्रमण और फिर 1990 के दशक में तालिबान का उदय, इन सब ने उन रिश्तों को बार बार झकझोरा। जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में दखल दिया और तालिबान शासन को हटाया, तब भारत ने तुरंत नई सरकार को समर्थन दिया। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में $3 अरब से अधिक की सहायता दी। सड़कें, बांध, अस्पताल, संसद भवन तक सब भारत ने बनवाया। अफगानिस्तान की संसद की इमारत जो काबुल में भारतीय इंजीनियरों ने बनाई थी, भारत अफगान दोस्ती का प्रतीक बनी हुई है। लेकिन अगस्त 2021 तालिबान की वापसी ने सब बदल दिया। भारत को अपने राजनयिकों को रातों रात वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि नई हकीकत सामने थी। काबुल पर तालिबान का कब्जा था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नई हुकूमत को मान्यता देने से हिचक रहा था। मगर भारत ने अफगान जनता से अपनी दोस्ती खत्म नहीं की। दूतावास भले बंद हो गया, लेकिन मानवीय सहायता जारी रही। भारत ने लाखों टन गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन और जरूरी सामान तालिबान शासन के दौरान भेजी। काबुल में भारत का टैक्टिकल मिशन खुला, जो मदद के कामों की निगरानी कर रहा है। यह संकेत था कि भारत तालिबान से भले ही दूरी बनाए हुए है, पर अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा है। अब जब तालिबान भारत में अपना राजनयिक भेजने जा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों देशों के बीच औपचारिक संवाद शुरू हो चुका है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान इसी महीने अपना प्रतिनिधि दिल्ली में नियुक्त करने वाला है। यह व्यक्ति तालिबान के विदेश मंत्रालय से जुड़ा होगा और भारत में अफगान दूतावास के साथ काम करेगा। दिल्ली में स्थित अफगान दूतावास पहले ही तालिबान के झुकाव वाले राजनयिकों के नियंत्रण में आ चुका है। पिछले साल जब अशरफ गनी सरकार के आखिरी राजदूत फरीद अहमद महमूदजई ने पद छोड़ा, तो तालिबान ने धीरे धीरे वहां अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। अब इस नियुक्ति के साथ भारत और तालिबान के बीच डायरेक्ट चैनल खुलने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। हम वहाँ के लोगों की भलाई के लिए हर संभव सहयोग जारी रखेंगे। यह बयान सीधा सीधा इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब तालिबान शासन को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने की दिशा में है, भले ही औपचारिक मान्यता अभी न दी गई हो। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों? दरअसल भारत जानता है कि अफगानिस्तान को अनदेखा करना उसके दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है, क्योंकि अगर भारत वहाँ मौजूद नहीं रहेगा तो चीन और पाकिस्तान उस जगह को भर देंगे। पाकिस्तान पहले ही तालिबान पर प्रभाव रखता है। तालिबान की कई इकाइयां पाकिस्तान के भीतर पनपी, इसलिए इस्लामाबाद और काबुल के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं। दोस्ती भी रही है और तनाव भी रहा है। वहीं चीन ने तालिबान से खुलकर बातचीत की है। बीजिंग अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों में निवेश करने की कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि उसका बेल्ट एंड रोड नेटवर्क अफगानिस्तान के रास्ते पश्चिम एशिया तक फैले। भारत इस समीकरण को अच्छे से समझता है। अगर भारत ने अफगानिस्तान से दूरी बनाए रखी, तो वह चीन पाकिस्तान गठबंधन के दायरे में पूरी तरह चला जाएगा। इसलिए भारत ने अपनी नीति बदली, चुपचाप लेकिन ठोस कदमों के साथ। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे की कूटनीति क्या है। साल 2022 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने काबुल का गुप्त दौरा किया था। यह दौरा किसी औपचारिक चैनल से घोषित नहीं हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच सुरक्षा और मानवीय सहायता पर बातचीत हुई। उसके बाद भारत ने वहां टैक्टिकल टीम भेजी, जो आज तक सक्रिय है। यह उसी क्रम का विस्तार है। अब तालिबान भारत में अपना व्यक्ति भेज रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तालिबान की मान्यता है? इस सवाल का जवाब ना तो दिल्ली ने दिया और ना ही काबुल ने। भारत फिलहाल यह कह रहा है कि वह लोगों से जुड़ने की नीति पर काम कर रहा है, न कि शासन से मान्यता पर। यह वही मॉडल है जो कई पश्चिमी देशों ने भी अपनाया है, जैसे कतर, रूस और चीन ने।
तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन राजनयिक संपर्क बनाए रखे है। भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है, एक तरफ संवाद तो दूसरी तरफ दूरी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत की चिंता क्या है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि तालिबान शासन में फिर से आतंकवादी संगठन न पनपे, क्योंकि जब 1990 के दशक में तालिबान सत्ता में था, तब अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसी संस्थाएं अफगानिस्तान में फल फूल रही थी। भारत ने इसकी कीमत कंधार विमान अपहरण जैसी घटना में चुकाई थी। अब तालिबान कहता है कि वह किसी देश की जमीन का इस्तेमाल, लेकिन भारत इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। इसलिए कूटनीति के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। अब आपको बताते हैं कि अफगान जनता और भारत का रिश्ता कैसा है। भले सरकार बदल गई, लेकिन अफगान जनता के दिल में भारत के लिए सम्मान कायम है। काबुल, हेरात और मज़ार-ए शरीफ में भारतीय परियोजनाएं आज भी लोगों की जरूरतें पूरी कर रही हैं। भारत ने हजारों अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति दी, मेडिकल वीजा दिया और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे। इसलिए तालिबान भी जानता है कि अगर उसे अफगान जनता के बीच वैधता चाहिए, तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। भारत अगर तालिबान से सीमित राजनयिक संबंध बढ़ाता है, तो उसे 3 फायदे मिल सकते हैं। पहला, रणनीतिक संतुलन, चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करना। दूसरा, आर्थिक अवसर, अफगानिस्तान में भारतीय कंपनी और परियोजना की वापसी। तीसरा है सुरक्षा सहयोग, सीमा पर आतंकवाद पर तालिबान से प्रत्यक्ष बातचीत की संभावना, लेकिन इसके साथ जोखिम भी है। अगर तालिबान ने फिर से कट्टर नीति अपनाई या मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ाया, तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। पूर्व राजदूत विवेक कटजू का कहना है, भारत को व्यवहारिक बनना होगा। हम तालिबान को पसंद करें या नहीं, वह वहाँ की वास्तविकता है। जबकि कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि तालिबान की नीतियों में अस्थिरता है। आज सहयोग की बात होगी तो कल नकार दी जाएगी। फिर भी भारत धीरे धीरे कूटनीतिक लचीलापन दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं दिल्ली में तालिबान का प्रतिनिधि की। जब यह व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, तो यह पहली बार होगा कि 2021 के बाद भारत में तालिबान सरकार का कोई आधिकारिक चेहरा मौजूद होगा। वह दिल्ली में अफगान दूतावास से समन्वय करेगा, भारत सरकार के संपर्क में रहेगा और मानवीय व वीजा संबंधी मामलों पर काम करेगा। यह नियुक्ति तालिबान की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी सरकार जिम्मेदार और व्यवहारिक है। वह चाहता है कि भारत, रूस और चीन जैसे देश उसके साथ सामान्य संबंध रखें, ताकि उसे वैश्विक पहचान मिल सके। भारत फिलहाल यह संदेश दे रहा है कि वह अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन तालिबान शासन की औपचारिक मान्यता फिलहाल दूर की बात है। कूटनीति की इस बारीक रेखा को भारत बखूबी संभाल रहा है। संभावना ये भी है कि भविष्य में भारत अपने दूतावास को सीमित रूप में फिर से खोले, ताकि जमीनी स्तर पर संवाद मजबूत हो सके। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इन सभी बातों के मायने क्या निकलते हैं। तालिबान का दिल्ली में प्रतिनिधि भेजना और भारत का उससे संवाद शुरू करना, यह केवल कूटनीति नहीं, बल्कि भू राजनीतिक मजबूरी और अवसर दोनों है। अफगानिस्तान मध्य एशिया की कुंजी है और भारत यह कुंजी किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए तालिबान की वैचारिक छाया के बावजूद भारत धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है, जहां वह न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करेगा। काबुल से दिल्ली तक यह कहानी सिर्फ 2 देशों की नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया की कूटनीति की भी है, जहां दुश्मन से बातचीत करना कभी कभी युद्ध जीतने से बड़ा कदम होता है। दोस्तों, भारत और तालिबान संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।